दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी का एक और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है वनस्पति विज्ञान। और इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे और लॉजिक के साथ समझेंगे भी। तो ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित होगा अगर आप इससे पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से याद भी करते जाएंगे और लॉजिक के साथ समझते भी जाएंगे। और ये वीडियो मैं अपने रिवीजन के लिए बना रहा हूँ, तो आप इसे देखकर रिवीजन भी कर सकते हो। बार बार देखने से आपको एक ही बार में याद हो जाएगा और रिवीजन के टाइम आप इसे देख सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। किनके? तो पेड़ पौधे के बारे में जो क्रियाकलाप, उनके क्रियाकलाप कैसे काम करता है, पेड़ पौधा के बारे में जो विशेष जानकारी होता है, उसके पेड़ पौधे के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। चलिए आगे है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिया प्लेटिनम नामक अपने बुक में 500 पौधों के बारे में जानकारी दी थी। हिस्टोरिया प्लेटिनम नामक बुक में 500 पौधों की जानकारी दी थी, जिस कारण से थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो थियोफ्रेस्टस का नाम हम लोग याद करेंगे, था वो फ्रेश। कौन फ्रेश था? तो वनस्पति फ्रेश था, क्योंकि वहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन निकलता है। तो था वो फ्रेश हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। चलिए आगे देख लेते हैं, पादपों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। देखिए एकलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया था निम्न रूप से। जिस प्रकार से किया था उसी प्रकार से हम लोग आज पढ़ रहे हैं, यानी कि उनके जो वर्गीकरण किया गया था उनसे आने वाले सभी वैज्ञानिक संतुष्ट थे और उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तो इसको हम लोग याद कर लेते हैं। एकलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया था। तो इसको हम याद करेंगे, एक कलर तेरे वन जगत में। इन्होंने वर्गीकरण किया तो क्या कहा? एक कलर तेरे वन जगत में। कौन कलर? था हरा कलर, यानी कि वन में जो है ना हरा कलर होता है। ये हम लोग ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है। तो एक कलर से हो जाएगा एक कलर, तेरे से हो जाएगा 1883, वन से हो जाएगा वनस्पति, जगत से हो जाएगा जगत, यानी कि वनस्पति जगत का वर्गीकरण एक कलर ने किया था। उसके बाद देखिए आगे है पादप जगत। और पादप जगत को दो भागों में बांटा गया, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को कहा गया क्रिप्टोगामी और पुष्पोद्भिद को कहा गया फेनेरोग्रामी, ठीक है। तो अब पहले हम लोग पुष्पोद्भिद के बारे में जान लेते हैं, इसमें कौन कौन से, इसको कितने प्रकार में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा थैलोफाइटा, 3 भागों में बांटा गया पुष्पोद्भिद को। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। और उसके बाद थैलोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया, शैवाल, कवक और जीवाणु, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक रहेगा, अरे पुष्पा थैला बड़ा है तेरा, अरे पुष्पा थैला बड़ा है तेरा, फाइट कैसे करेगा जी, फाइट कैसे करेगा जी। मतलब कि तेरा थैला जो है हाथ में लिया हुआ बड़ा है, तो फाइट कैसे करेगा। तो इसको अब चलिए हम समझते हैं। अरे पुष्पा से हो जाएगा अपुष्पोद्भिद, ठीक है। थैला से हो जाएगा थैलोफाइटा, बड़ा से हो जाएगा ब्रायोफाइटा, तेरा से हो जाएगा टेरिडोफाइटा। और उसके बाद फाइट कैसे करेगा जी, तो फाइटा में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद कैसे, कैसे तो क से हो जाएगा कवक, से हो जाएगा शैवाल और जी से हो जाएगा जीवाणु। चलिए उसके बाद देख लेते हैं पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? तो पुष्पोद्भिद वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है, नग्नबीजी और आवृतबीजी। नग्नबीजी और आवृतबीजी। तो इसको और आवृतबीजी को 2 भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। आवृतबीजी को 2 भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इसको हम लोग याद करेंगे ट्रिक से। तो इसका ट्रिक है, पुष्पा न आ नाचे, ठीक है, पुष्पा न आ नाचे कहो बीजी है, यानी कि एक फिल्म में था ना कि पुष्पा नो डांस, ठीक है। तो उसी से हम लिए हैं कि पुष्पा न नाचे कहो बिजी है, तो बिजी से हो जाएगा बिजी ये वाला, और न से हो जाएगा न बिजी, तो नग्न बिजी, आ फिर बिजी लगा देना है तो हो जाएगा आवृत बिजी, ठीक है। तो और आवृत बीजी 2 प्रकार से होता है, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री, ये याद हो जाता है, ठीक है। इसको ट्रिक नहीं बनाने की जरूरत है। चलिए आगे देख लेते हैं, अपुष्पोद्भिद पौधे। तो अपुष्पोद्भिद पौधे, इस वर्ग के पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होता है।
जो अपुष्पोद्भिद होता है, यहाँ नाम से ही स्पष्ट है कि अपुष्प, यानी कि इसमें पुष्प नहीं होगा। तो इस वर्ग के पौधों में क्या होता है, पुष्प एवं बीज नहीं होता है। निम्न समूह में बांटा गया है, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में क्या था, अरे पुष्पा, थैला, बड़ा है तेरा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, 3 भागों में। तो उससे पहले एक एक करके सबको समझेंगे। पहला है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा को देख लेते हैं क्या है। थैलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, यानी कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है, तो थैलोफाइटा। इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय होता है, यानी कि इसका काया जो है एक जैसा होता है, अर्थात इसमें पौधा का जड़, तना और पत्ती आदि विभक्त नहीं होते, यानी कि सब एक जैसा होता है। इसमें पता नहीं चलता है देखने से कि जड़ है कौन सा, कौन तना है और कौन पत्ती है, यानी कि अलग अलग विभक्त नहीं होते, जिस कारण पता नहीं चल पाता। इसमें संवहक उत्तक नहीं होता है, यानी कि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जाइलम वे होते हैं जो जल और खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाते हैं, और फ्लोएम वो होते हैं जो बने हुए भोज्य पदार्थ को पूरे मतलब कि पूरे पेड़ पौधे में, यानी कि पूरे शरीर में, पूरे पेड़ के शरीर में, बॉडी में फैला देता है, उसी को फ्लोएम कहते हैं। उसके बाद देखिए, और उसी को संवहन ऊतक कहा जाता है। तो संवहन ऊतक 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम, जो कि थैलोफाइटा में नहीं होता है। और थैलोफाइटा में ही शैवाल आता है। ठीक है, शैवाल आता है, कवक आता है, जीवाणु आता है, यानी कि शैवाल, कवक, जीवाणु में भी जो है संवहन ऊतक नहीं होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आप शैवाल को। और शैवाल, कवक और जीवाणु को एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए शैवाल को देखते हैं। शैवाल है शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, यानी कि शैवाल जिसमें अध्ययन किया जाएगा उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, यानी कि इसमें हरित लवक होता है शैवाल में। संवहन ऊतक रहित, यानी कि इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। जाइलम फ्लोएम शैवाल में नहीं होता है। आत्मपोषी, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्योंकि पर्णहरित होता है और भोजन बनाने, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है इसके द्वारा, जिस कारण से ये अपना पोषण स्वयं करता है, इसीलिए आत्मपोषी होता है। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है, इनका शरीर जो है सुकाय सदृश होता है, क्योंकि ये भी थैलोफाइटा का ही एक भाग है। देखिए जो है शैवाल जो है ना, आलसी भालू के शरीर पर जम जाता है। ठीक है, आलसी भालू इतना आलसी होता है कि उसके शरीर पर शैवाल जम जाता है। और शैवाल जो है 4 प्रकार का होता है। पहला हरा शैवाल, दूसरा लाल शैवाल, तीसरा भूरा शैवाल। तो हरा शैवाल का हरा रंग किस लिए होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। हरा शैवाल का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। लाल शैवाल का लाल रंग होता है फाइकोइथ्रिन के कारण। तो इसको हम ट्रिक से देखते हैं। देखिए, इसको हम ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रिक है, खाई के ई हरिन लाल कर दिया, खाई के ई हरिन लाल कर दिया, यानी कि शेर के बारे में कहा जा रहा है। खाई के ई हरिन लाल कर दिया, यानी कि फाइकोइथ्रिन लाल होता है। ठीक है, फाइकोइथ्रिन के कारण जो है शैवाल लाल होता है। उसके बाद भूरा क्यों होता है शैवाल, तो शैवाल नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हाँ शैवाल है। भूरा क्यों होता है, तो फ्यूकोजेनेथिन। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। फेक है जनाथन, बुरा है। ठीक है, जनाथन को फेंको बुरा है, बुरा मतलब भूरा, यानी कि जनाथन क्या है, बुरा है, जो एक फेमस यूट्यूबर है ना। चलिए, उसके बाद है नीलहरित, फाइकोसाइनिन। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में आ गया नीन, और नीलहरित शैवाल में ये रहता है, तो नीन से मिल जाएगा नीलहरित शैवाल। फाइकोसाइनिन जो है नीलहरित शैवाल में पाया जाता है। उसके बाद देखिए, और शैवाल के जो है लाभदायक शैवाल के बारे में पढ़ते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, भोजन के रूप में इसको भी हम ट्रिक से देख लेते हैं। इसका ट्रिक है, सर ग्रास कीजिए। ठीक है, सर ग्रास कीजिए, लेमन नहीं है, फोरल आलू बा। ठीक है, सर ग्रास कीजिए, लेमन नहीं है, फोरल आलू बा। तो देखिए, सर ग्रास कीजिए से होगा सर गासन, ग्रास कीजिए, उसके बाद लेमन नहीं है तो लेमनेरिया, नहीं है तो नॉन स्टॉक, और फोरल आलू बा तो फायरा, और आलू बस हो जाएगा अलवा। ठीक है, भोजन के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि सर को भोजन करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आयोडीन बनाने में, तो आयोडीन बनाने में इसका भी ट्रिक देख लेते हैं। आयोडीन लेमन कस के लो यार,
आयो वो दिन लेमन कस के लो यार, यानी कि लेमन का दिन आ गया और कस के लेने की बात कर रहा है। ठीक है, आयो वो दिन, तो आयोडीन से याद रहेगा आयो वो दिन लेमन, लेमन से हो जाएगा लिमनेरिया, कस के हो जाएगा फ्यूकस, और कस के लो न यार तो हो जाएगा एक्लोनिया। ठीक है, आयोडीन बनाने में। उसके बाद है खाद के रूप में नॉस्टॉक, एनाबीना और केल्प आदि का उपयोग किया जाता है। खाद के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? नॉस्टॉक शैवाल का और एनाबीना शैवाल, केल्प शैवाल। ठीक है, उसके बाद औषधि बनाने में क्लोरेला से क्लोरीन नामक, ठीक है, प्रति, इसको भी ट्रिक से देखते हैं। देखिए, लेमन को लेरे औषधि यानी कि दवा होता है, तो जो डॉक्टर है वो बता रहा है लेमन को ले रे, यानी कि लेमन जो है ना औषधि है। ठीक है, तो लेमनेरिया, लेमन से हो जाएगा लेमनेरिया, कोलेरे तो कोलेरे से हो जाएगा क्लोरेला। ठीक है, से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक एवं लुमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है और जो औषधि के काम आता है, यानी कि दवा बनाने में काम आता है। उसके बाद अनुसंधान कार्य में कोलेरा, एस्टिबुलेरिया और बोलेनिया आदि का काम होता है। कोलेरा, एस्टिबुलेरिया और बोलेनिया आदि का काम होता है अनुसंधान में, कोई भी चीज़ का खोज में, अनुसंधान में। उसके बाद है नोट, कोलेरा नामक शैवाल जो है अंतरिक्ष यान को केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन, भोजन और जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है। यानी कि कोलोरेला जो है इतना ऑक्सीजन देता है हमारे वायुमंडल को, जिससे कि अगर अंतरिक्ष यात्री उसको लेकर के जाए ना तो वहाँ पर उसको भोजन की कमी भी नहीं होगी, प्रोटीन युक्त भोजन भी मिलता रहेगा और जल भी मिलता रहेगा, ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा, सिर्फ कोलेरा के शैवालों से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सवाल खत्म होता है। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो है कि कवक। कवक को बढ़िया से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया की तरफ पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कवक। इसके अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? कवक विज्ञान, जो कि बहुत ही सिंपल है, नाम से मिलता जुलता है। इसको माइकोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। कवक जो है पर्णहरित रहित होता है, इसमें पर्णहरित नहीं होता है, यानी कि हरित लवक इसमें नहीं होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण ये नहीं कर पाएगा। सकेंद्रीय होता है, संकेंद्रीय होता है, संवहन उत्तक रहित होता है। ठीक है, संवहन उत्तक, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। ठीक है, और ये थैलोफाइट का एक पार्ट है कवक। मशरूम एक कवक है, जो मशरूम है जिसको खाने से भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, वही कवक जो है ना, मशरूम जो एक कवक है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। कवक में संचित भोजन जो है ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है बाहर की, वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, साइकोरोमाइसेस। ठीक है, कवक पौधों में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है गोला घेरा हुआ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उस पर यानी उसको भी याद करके जाया जाए तो काम हो सकता है। बाकी जो है एक्स्ट्रा है वैसे काम आता है। ठीक है, ये भी आता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी है लेकिन उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है? रस्ट और स्मट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग निम्न हैं। ठीक है, कवक के द्वारा जो है हम लोगों में जो है इंसान में जो रोग होता है उसको इससे याद किया जा सकता है, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो देखिए, गंजापन, गंजा से हो जाएगा गंजापन, द से हो जाएगा दाद, सॉरी दम्मा से हो जाएगा दम्मा, द से हो जाएगा दाद, उसके बाद खाए से हो जाएगा खाज, फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फ्रूट। ठीक है, और दम्मा जो है एस्परजिलिस फ्यूमिगेटस से होता है। ठीक है, कवक का नाम है ये। एथलीट फ्रूट जो है टिनिया पेडिस से होता है। खाज जो है एकेरस स्केबिज से होता है, एस्केरस स्केबिज से होता है। गंजापन जो है टिनिया कैपिटिस से होता है। दांत जो है टाइको फायटान लेस्कोयस से होता है, सयस से होता है। गन्ने का लाल अपक्षय रोग, जो लाल नहीं हो जाता गन्ना, वो होता है कोलेटोट्राइकम
फ्लेक्टम, ठीक है। सरसों का सफ़ेद रस्ट जो है किसके कारण होता है? क्या कहते हैं, कवक के द्वारा होता है। गेहूं का ढीला स्मत जो है कवक के द्वारा होता है। गेहूं का कीटू रोग, आलू की अंगारी मरी, गन्ने का लाल अपक्षय, ठीक है, यानी कि लाल जो हो जाता है गन्ना, वो इसी के कारण होता है और उसका नाम होता है कोलेट्राइकम फलकेटम। मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मसा रोग, धान की भूरी अर्ज चित्ती, आलू की पछेरा अंगमारी, पंकुरों की डैम्पिंग रोग जो है किसके कारण होती है? तो कवक के कारण होती है। एम्फला नामक विष कवक से बनते हैं। एफ्ला नामक जो विष होता है, एफ्ला नामक विष है कवक से बनता है। नोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ्ला नामक विष जो है कवक से बनते हैं। उसके बाद है लाइकेन। लाइकेन को हम लोग समझते हैं, लाइकेन यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है, यानी कि ये लवक यानी कि कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है, यानी कि कवक और शैवाल दोनों मिलकर ये क्या बना देता है? लाइकेन बना देता है। और इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है। शैवाल को क्या क्या देता है? ठीक है, कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है। कौन? तो लाइकेन देता है। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है, ठीक है। शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट जो है कवक को देता है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह की सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं, यानी कि जो कवक है प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता था, लेकिन जो है उसको शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण करके भोजन दे रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, जिस कारण से लाइकेन का निर्माण हो गया। देखते हैं और ये संबंध को कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। ग्रीक दार्शनिक था थियोफ्रेस्टस, जिन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उन्हीं ने किया था। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। लाइकेनोलॉजी नाम से मिलता जुलता है, ठीक है, याद हो जाएगा। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। क्रास्टोस, फोलियोज, फ्रूटिकोज, ठीक है। क्रास्टोस, फोलियोज, फ्रूटिकोज। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है, यानी कि नए पीढ़ी का निर्माण होता है कायिक विधि से, लैंगिक और अलैंगिक 3 प्रकार से होता है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के संकेत होते हैं। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, यानी कि वायु में प्रदूषण है कि नहीं वो बता देता है पहले ही। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते। जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उग पाता है। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, ठीक है। लाइकेन जो है SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, यानी कि वायु प्रदूषण तो बताता ही, लेकिन खास करके SO2 के लिए जाना जाता है। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को, पेड़ों के छाल जो होता है उस पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं, ठीक है। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। लाइकेन जो है मृदा निर्माण की प्रक्रिया में, मृदा यानी कि माटी के निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। आर्चिल, लोकनेरा जैसे लाइकेन से नीले रंग प्राप्त किया जाता है। आर्चिला एवं लोकनेरा जैसे लाइकेन से क्या प्राप्त किया जाता है? नीला रंग प्राप्त किया जाता है आर्चिल एवं लोकनेरा से। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से क्या प्राप्त किया जाता है? लिटमस, ठीक है, जिसका प्रयोग जिसको हम लोग अम्लक्षार भस्म वाला चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद है केमिस्ट्री का चैप्टर है ये लिटमस, उसमें पढ़े थे। लोबेरिया, इर्वेनिया, रोमेलिया आदि लाइकेन का उपभोग इत्र बनाने में किया जाता है। लोबेरिया, इर्वेनिया, रोमेनिला, ठीक है, इस सब का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। परमेलिया
सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी के दवा बनाने में किया जाता है। ठीक है, परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग किस में किया जाता है? मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे है असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक आसनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोग कई प्रकार के औषधियाँ लाइकेन से बनाई जाती है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो कई लाइकेन है ना, खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रेडियनर मॉस कोलेडोनिया और को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मॉस कि स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने के उपयोग में लाया जाता है। आइसलैंड मॉस जो है, ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देश में केक बनाने के उपयोग में लाया जाता है। जापान के निवासी इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। ठीक है, इंडोकार्पन का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? तो सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन के रूप में सालन बनाने में किया जाता है, यानी कि क्यूरी बनाने में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों है जीवाणु, बैक्टीरिया। इसकी खोज 1883 ईस्वी में होलैंड के एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने की थी। इसकी खोज जो है 1883 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने की थी, जिसको हम याद रखेंगे। तेरा जीवा उल्टा है, तेरा जीवा उल्टा है, तो 13 से हो जाएगा 83, जीवा से हो जाएगा जीवाणु, उल्टा से हो जाएगा एंटी, जो कि उल्टा का इंग्लिश है। ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक याद रहेगा। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है एंटोनी वान ल्यूवेनहोक को। ठीक है, क्योंकि इसका खोज किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। तो जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है एंटोनी वान ल्यूवेनहोक को। और जीवाणु विज्ञान किसे कहा जाता है? जिसमें जीवाणु का अध्ययन किया जाएगा उसे जीवाणु विज्ञान कहा जाएगा। उसके बाद एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया था। ठीक है, इसे नाम दिया था किसने? तो एहरेनबर्ग ने दिया था। तो इसको हम याद रखेंगे। एहरे बंद कर जीव, एहरे बंद कर जीव, कि तेरा जीव उल्टा है, एहरे बंद कर जीव। तो एहरे बंद कर से हो जाएगा एहरे वर्ग कर, ठीक है, जीव से हो जाएगा जीवाणु। 1829 ईस्वी में नाम दिया था। उसके बाद 1843 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1910 ईस्वी में मर गया था रॉबर्ट कोच, ठीक है, ने कलरा और टाइफाइड के जीवाणुओं की खोज की तथा रोगों का जन्म सिद्धांत बताया। रोगों का जन्म सिद्धांत बताया कि रोगों का जन्म कैसे होता है जीवाणु से, बैक्टीरिया से। 1812 से 1892 ईस्वी में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की थी। रेबीज यानी कि कुत्ते के काटने से होता है, और दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की थी। 1812 में इसका जन्म हुआ था, 1892 में ये मर गए थे। दूध के पास्चुराइजेशन यानी कि दूध को अधिक समय तक कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसकी खोज कर लिया था 1812 से 1892 के बीच में। किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। आकृति के आधार पर जो है जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। पहला है छाराकार बैसिलस। यह छारनुमा या बेलनाकार होता है, यानी कि बेलन पढ़े होइएगा ना, नीचे से भी गोल रहता है, गिलास का जैसे कि ऐसे हो गया, ठीक है, बांस की तरह होता है, इसको बेलनुमा छाराकार होता है। गोलाकार या कोकस, ये गोलाकार एवं सबसे छोटा गोलाकार होता है, सबसे छोटा जीवाणु होता है गोलाकार और कोकस। उसके बाद कोमा आकार का, कोमा बस कोमा ऐसे रहता है, ठीक है। अंग्रेजी चिन्ह के कोमा आकार के उदाहरण बिरबिया कोलोरी आदि जो है ना, इसका उदाहरण है कोमा आकार का बैक्टीरिया। उसके बाद है सर्पिलाकार, स्प्रिंग और स्क्रू। सर्पिला स्प्रिंग देखे होइएगा ना, ऐसे रहता है। स्प्रिंग के आकार का होता है, स्क्रू के आकार का। इसका उपयोग करके दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पश्चीकरण करते हैं। इसमें दो विधियाँ होती है, दूध का अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पश्चीकरण करते हैं, ठीक है। जिसकी खोज किसने की थी? अभी हम लोग पढ़े थे, लुईस पास्चर ने की थी, ठीक है। पश्चीकरण की खोज, दूध के पश्चीकरण की खोज किसने की थी? तब
लुइस पास्चर ने की थी। पहला मेथड था कि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, यानी कि लो टेम्परेचर को कुछ समय तक होल्ड करना होगा, यानी कि दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर जो है 30 मिनट तक गर्म करके होल्ड करना होगा, 30 मिनट तक होल्ड करना होगा। लेकिन हाई टेम्परेचर पर दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस और 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं, जिससे कि दूध अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके बाद है एनाबीना तथा नॉन नास्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 की स्थिरीकरण करते हैं। एनाबीना नॉन-स्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया जो है वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करता है। एनाबीना और नॉन-स्टॉक जो राइजोबियम में पाया जाता है, तभी तो N2 का स्थिरीकरण करता है और वह दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाता है। राइजोबियम तथा बैडरी राइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियाँ लिंगून मटर के पौधों के जड़ों में रहती है और वायुमंडल से N2 का स्थिरीकरण करती है, उसको संग्रह करती है N2 का वायुमंडल से, ठीक है। और वायुमंडल जो है एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिज्म तथा क्लोरोस्ट्रीडियम जीवाणु के कुछ जातियाँ स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है, स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है, जिस कारण ही हम लोगों को बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, मिट्टी के वजह से भी। मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है ये लोग, ठीक है। मिट्टी में चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होती है। चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों व वसा हटाने का कार्य, यानी कि चमड़ा का उद्योग जो किया जाता है उसमें से बाल जो होता है, ठीक है, उसको हटाने में और उसमें से जो वसा है उसको हटाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है, यानी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें चमड़ा कमाना कहते हैं, इसमें चमड़ा कमाना यानी कि चमड़ा का टैनिंग कहा जाता है। अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं की जीव द्रव संकुचित हो जाए और वो खत्म हो जाए, ठीक है, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। नमक और चीनी अधिक रहता है तो जीवाणु खत्म हो जाता है, इसीलिए अचार और मुरब्बा अधिक दिनों तक खराब नहीं होते। शीत संग्रहागार में न्यूनतम ताप जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचय करते हैं। उसके बाद एक टॉपिक था विषाणु को हम लोग देख लेते हैं। इसको भी हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। तो विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में की थी, 1892 ईस्वी में की थी, ठीक है। किसने की थी, तो इवान विस्की ने। तो इसको हम याद रखेंगे विष्णु भगवान से। तो विष्णु भगवान जो है बलवान होते हैं, बहुत बलवान होते हैं, ठीक है। तो विष्णु से हो जाएगा विषाणु, बलवान से हो जाएगा वान। इसमें से सिर्फ बस देखिए, ब है नहीं यहाँ पर, तो बस हो जाएगा 92, 1892, और वान से हो जाएगा इवान विस्की। तंबाकू के मेमोज रोग का खोज के समय इनकी प्रवृत्ति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की, देखिए इस तंबाकू से मेमोज रोग की खोज के समय में इन्होंने विषाणु की खोज कर दी थी और इनकी प्रवृत्ति जो है सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, यानी कि विषाणु जो है सजीव गुण और निर्जीव दोनों प्रकार का गुण दिखाता है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं। और इसीलिए इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है, बीज के कड़ी कहा जाता है, किसको, तो विषाणु को। देखिए इन निर्जीव का गुण होने का लक्षण इसका कैसा है, ये कोसा रूप में नहीं होते, ये कोसा के रूप में नहीं होता है, इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है, ठीक है। निर्जीव की भांति रखा जा सकता है वर्षों तक विषाणु को। लेकिन जैसे सजीव जैसे लक्षण, इनके न्यूक्लिक अम्ल द्विगुणज होते हैं, द्विगुणन होते हैं। इनके न्यूक्लिक अम्ल जो है द्विगुणन होने हैं। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं, किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही जो है विषाणु सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। इसीलिए ये सजीव के लक्षण भी दिखाते हैं, एंजाइम का संश्लेषण करने लगता है, इसीलिए न ये सजीव है न निर्जीव है। वैसे तो इसको सजीव ही माना जाना चाहिए। पर पोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार की होती है। पर पोषी प्रकृति के अनुसार यानी कि दूसरे के पोषण करता है ये विषाणु, उसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पादप विषाणु, इसका न्यूक्लिक अम्ल में RNA होता है। पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल में जो है RNA होता है। जंतु विषाणु, इसमें DNA या कभी कभी RNA में भी पाया जाता है। जंतु विषाणु में जो है
डीएनए और कभी कभी आरएनए, यानी कि जो विषाणु जो है जंतु के ऊपर रहता है उसमें डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। पादप यानी पेड़ पौधे पर जो विषाणु रहता है उसमें आरएनए पाया जाता है। उसके बाद है बैक्टीरियोफेज और जीवाणु भोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, ये जीवाणुओं को मार डालते हैं, ये जीवाणुओं को मार डालते हैं, जो है ना विषाणु जो है जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है, जैसे कि टी डू फेज। नोट, जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। ठीक है, जिसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी रहता है उसे रेट्रो विषाणु कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों बायोफ्राइटा। हम लोग जो है 3 पढ़ने वाले थे। ठीक है, पहला था थैलोफ्राइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा। तो हम लोग थैलोफाइटा ख़त्म कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइटा, उसके बाद देखेंगे टेरिडोफाइटा। ठीक है, और थैलोफाइटा में हम लोग शैवाल, कवक, जीवाणु पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हम लोग समझेंगे। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइटा। यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है, यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियाँ सम्मिलित होती है। ब्रायोफाइटा में जो है 25,000 जातियों सम्मिलित होता है। और इसका उदाहरण जो है मोसेस और हार्नबट है। ब्रायोफाइटा का उदाहरण है मोसेस और हार्नबट है। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम पूर्णतः अभाव होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। ठीक है, जड़ें, तना तथा पत्ती अविकसित रूप में इसमें पाए जाते हैं। अविकसित रूप में पाए जाते हैं जड़ें, तने तथा पत्ती। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जल और थल दोनों पर ही पाया जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं, यानी कि मृदा का जो सीधा पानी में बह जाता है उसको रोकने में ये सहायक होता है। जड़ का नाम राइजोड, इसके जड़ का जो नाम होता है राइजोड होता है, राइजोड। ब्रायोफाइटा के जड़ का नाम होता है राइजोड। उसके बाद है स्फेगनम नामक मौस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। ठीक है, 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए जो है ना माली इसका उपयोग पौधों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, स्फेगनक मौस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फेगनक मौस का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फेगनक मौस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है, यानी कि कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है स्फेगनक मौस का प्रयोग। उसके बाद है टेरिडोफाइटा। हम लोग अभी ब्रायोफाइटा कंप्लीट किया है, उसके बाद है टेरिडोफाइटा। इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। उदाहरण फर्न हॉस्टेल, लाइकेन, टेरिडोफाइटा, टेरिडो। ठीक है, दोस्तों टेरिडोफाइटा के जो उदाहरण उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तेरी प्यारी प्यारी दो आँखें, तो प्यारी से हो जाएगा लाइक। ठीक है, लाइक और फैन। ठीक है, लाइक और फैन, यानी कि प्यारी किसका होइएगा। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा और फैन बनिएगा उसका। तो फैन से हो जाएगा फर्न, लाइक से हो जाएगा लाइको। ठीक है, तेरी से हो जाएगा। ठीक है, पाइटस और हॉस्टेल इसका उदाहरण है। उसके बाद पौधे का शरीर, पौधे का टेरिडोफाइटा पौधे का जो है शरीर तना शाखा एवं पत्तियों से विभेदित रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। इसमें जड़ भी होता है, तना भी होता है, शाखा भी होता है और पत्ती भी होता है। ठीक है, अलग अलग पत्ता भी चलता रहता है, विभेदित होता है, यानी अलग अलग पता भी चलता रहता है कि इसका सब कुछ है। और इसका जो तना है उसको राइजोम के रूप में रहता है। पौधे जीवाणु जनक होते हैं, पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इसका जन्म जो है बीजाणु के द्वारा होती है।
इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं। इस समुदाय के पौधे में संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसेल एवं फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होती है। जाइलम में जो है वेसेल, ठीक है, और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होती है। चलिए, इसके बाद इसके साथ ही अब पुष्पोद्भिद हम लोगों का खत्म हुआ और हम लोग अभी पुष्पोद्भिद पढ़ेंगे, यानी कि फूलों वाला पौधा। इस समूह के पौधे पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधे में फूल, फल, बीज होते हैं। इस समूह के दो समूहों में बांट सकते हैं। पहला नग्न बीज है, दूसरा आवृत बीजी है। नग्न बीजी, इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही रूप में होते हैं। इनके पौधे जो है वृक्ष, झाड़ी या आरोही रूप में होते हैं, यानी कि वृक्ष भी होते हैं, झाड़ी रूप में भी होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत अधिक दिनों तक रहते हैं और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है। इनका मूसला जड़ें जो है पूर्ण विकसित रहता है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। परागण की जो इसकी क्रिया होती है, यानी कि जिससे न्यू पीढ़ी का निर्माण होता है, वो वायु के द्वारा होती है, जैसे कि पुष्प में होता है। ये मरुद्भिद होते हैं, ये जो है मरुद्भिद होते हैं, ठीक है। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविनेस है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 120 मीटर तक होती है। इसे कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सबसे छोटी अनावृत बीजी पौधे जैमिया पिग्मिया होती है। जैमिया पिग्मिया होती है सबसे छोटी अनावृत बीजी, यानी कि अनावृत इसी को कहा जाता है, नग्न बीजी को ही अनावृत कहा जाता है। और जिसमें बीज होता है, जिसमें फूल होता है और बीज होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आवृत बीजी, इसको कहा जाता है अनावृत बीजी। उदाहरण इसका है साइकस, फाइनस, सिकोया, चीड़ का पेड़। जो नग्न बेबी होता है वो क्या रहते हैं, नग्न रहते हैं, तो उसको सिखाएगा, क्या सिखाइएगा? पहनना सिखाइएगा। सिखाओ पहनना, ठीक है। सिखाओ से हो जाएगा सिकोया, पहनना, पहनना से हो जाएगा फाइनस, और साइकस, चीड़ का पेड़, ठीक है। सही से पहनना, सिखाओ सही से पहनना, ठीक है। तो सही से हो जाएगा साइकस, पहनना से हो जाएगा फाइनस, और चीड़ का पेड़ भी इसी के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या है। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बलावा एवं मोसाकोया। जीवित जीवाश्म में कौन कौन आता है? तो साइकस आता है, जिंगो बाइलोबा आता है, और मेटासिकोया आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवित जीवाश्म में कौन कौन आता है? तो साइकस आता है, जिंगो बाइलोबा आता है, और मेटासिकोया आता है। जिंगो बाइलोबा में मेडर्न हेयर ट्री भी कहते हैं। जिंगो बिलोबा को मेडर्न हेयर ट्री भी कहा जाता है। साइकस के बीजांड एवं नर युग्म पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। तो पूछा जाएगा किसका बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं? तो साइकस के। उसके बाद है पाइनस के परागण उतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। पाइनस के जो है परागण इतने तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म या आर्थिक महत्व, यानी कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। नग्न बीजी का देखिए, जिम्नोस्पर्म का अधिक महत्व है भोजन के रूप में। देखिए, साइनस के तनों में मंद निकालकर खाने वाला साबूदाना जो हम लोग खीर बनता है खाते हैं, इसी का बना होता है, ठीक है। साइकस से निकले तनों के निकलता है, इसीलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। लकड़ी, चीड़, सिकोया चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। लकड़ी से क्या है, इससे फर्नीचर बनते हैं। लकड़ी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका किसका? तो चीड़ का, सिकोया का, देवदार का, स्प्रूस का। उसके बाद है वाष्पीय तेल। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल। चीड़ के पेड़ से क्या बनाया जाता है? तारपीन का तेल।
देवदार के लकड़ी से सेंड्रस तेल तथा जुनिपेरस से लकड़ी के सेदरकास्ट तेल निकलता है। उसके बाद देखिए आगे है टेनिन। चमड़ा बनाने वाला स्याही बनाने के काम में आता है। चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। टेनिन जो है चमड़ा बनाने और स्याही बनाने के काम में आता है। रेजिन, कुछ शंकु पौधे जैसे रेजिन निकाला जाता है। कुछ शंकु पौधे से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि के बनाने में किया जाता है। रेजिन का प्रयोग जो है वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि के बनाने में किया जाता है और शंकु पौधे से जो है रेजिन निकाला जाता है। उसके बाद है आवृत बीजी। अनावृत बीजी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे आवृत बीजी। इस उपसमूह के पौधों का बीज फल के अंदर होते हैं, यानी कि जो है ना इसका बीज जो है फल के अंदर होता है। अनावृत बीजी का फल जो बीज होता है फल के बाहर होता है। इनके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। यानी कि जो है आवृत बीजी ये पूर्णतः विकसित होता है, बाकी सब पूर्णतः विकसित नहीं होता है। इस उपसमूह के पौधे में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या आधार पर पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री किसे कहते हैं? उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। और इनके कुल और उनके पौधों का नाम जो है निम्न सारणी में दिया गया है। और द्विबीजपत्री किसे कहते हैं? इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों में बीजों में दो पत्र होते हैं। दो पत्र होते हैं तो द्विबीजपत्री, एक पत्र होते हैं तो एक बीजपत्री। चलिए एक बीजपत्री के उदाहरण देख लेते हैं। पहला है लिलिएसी। लिलिएसी को हम लोग लिलिएसी कुल का नाम है लिलिएसी और इसमें आता है लहसुन, प्याज। पालमी कुल में आता है सुपारी, तार, नारियल, खजूर। सुपारी, तार, नारियल, खजूर आता है पालमी में। ग्रेमिनेसी में आता है गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ। जो ये सब है ना, ये सब जो दिख रहा है ये है एक बीजपत्री का उदाहरण है। लहसुन, प्याज, सुपारी, तार, नारियल, गेहूँ, मक्का, बांस, चना, चावल, बाजरा, जौ। चना नहीं, गन्ना है, ठीक है। चना है ना द्विबीजपत्री में आता है। द्विबीजपत्री इसके उदाहरण देख लेते हैं। कुस्सी फेरी जो है, कुस्सी फेरी में मूली आता है, सलजम आता है, सरसों आता है और जिस पर टिक लगा हुआ ही सब मेन है, ठीक है। मूली, सलजम, सरसों। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा सभी दलहन का फसल जो है इस द्विबीजपत्री में आता है। सूरजमुखी जो है द्विबीजपत्री में आता है। नींबू, संतरा, धतूरा, सेब जो है द्विबीजपत्री में आता है। इसी के साथ ही जो है इसका पार्ट 1 ख़त्म हुआ। इसके पार्ट 2 में मिलते हैं जिसमें हम लोग इस चैप्टर को या पार्ट 3 तक जाएगा ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।